क्यों गुलाम नबी आज़ाद ने राजौरी अनंतनाग सीट से अपने कदम वापस लिए। जिस तरह आज़ाद पार्टी ने पहले ऐलान किया था कि गुलाम नबी आज़ाद उम्मीदवार होंगे अनंतनाग राजौरी सीट से, और उसके बाद जिस तरह गुलाम नबी आज़ाद का एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पार्टी ने बिना सलाह मशवरे किए मेरा नाम शाया किया और अभी सब पे बातचीत हो रही है। लेकिन उसके बाद ही सलमान निज़ामी ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि आज़ाद साहब ही हमारे कैंडिडेट हैं राजौरी अनंतनाग सीट से, और जितने भी र्यूमर्स हैं, जितने भी ये स्पेकुलेशंस हो रहे हैं, उस सब पे ध्यान ना दें। लेकिन कहीं ना कहीं और भी जो तजज़ियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद नई दिल्ली से ऐसा फरमान आया कि आज़ाद साहब को ड्रॉप करना चाहिए उस सीट से, कि या किसी और को भाजपा शायद इस सीट से उतारेगी। ऐसा कैंडिडेट भाजपा सोच रही है जिसकी पकड़ गुजर बरादरी में, पहाड़ी में और कश्मीर में अच्छी हो, उसी कैंडिडेट को इस सीट से भाजपा उतारने जा रही है। ऐसे नई दिल्ली के ज़राए बता रहे हैं। और भी आपको बताएं कि ये भी सुबह से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि गुलाम नबी आज़ाद, सजाद लोन और अपनी पार्टी फिर से सोच विचार कर रहे हैं। बातचीतों का सिलसिला जारी हुआ है कि शायद थर्ड अलायंस की बात की जाए और उसी हिसाब से कैंडिडेटों का, जो कैंडिडेट हैं उनका नाम शाया किया जाएगा। लेकिन किस हद तक ये खबरें सही हैं? क्या बीजेपी अपना कैंडिडेट, कोई ऐसा कैंडिडेट उतारने जा रही है इस वक्त कश्मीर की सीट से जिसकी पकड़ गुजर पहाड़ियों और जो कश्मीरी बरादरी है उनमें अच्छी हो, या कुछ और हो रहा है? इस सब को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी सईद तजम्मुल। बातचीत करेंगे और जानेंगे इस बारे में। सईद तजम्मुल साहब का बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह देखते हैं आप जिस तरह एक बयान वायरल हुआ आज़ाद साहब का, जो जिसमें वो कहते हैं कि पार्टी ने मुझसे बिना सलाह मशवरा किए ही मेरा नाम शाया किया और अब वो इस सब पे गौर खोज कर रहे हैं। हो सकता है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें और हो भी सकता है कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करें। लेकिन अफवाहें इस तरह की चल रही हैं कि आज़ाद साहब ये जानते हैं शायद वो इस कश्मीर सीट से नहीं जीत सकते हैं, या फिर एक और अफवाह चल रही है कि शायद जो नई दिल्ली के फरमान हैं उनको मानना बहुत ज़रूरी है। इस बीच एक और ख़बर आ रही है कि शायद अपनी पार्टी पीसी और जो आज़ाद पार्टी है उनके बीच में और बातचीत चल रही है इस सीट पे किसको उतारा जाए। आपके क्या जो ज़राए हैं वो क्या बोलते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जम्मू कश्मीर में जब आप साबिक़ वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात करते हैं तो तवील तजुर्बा उनके पास है सियासत का। लेकिन जिस वक्त वो कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार करने के बाद उन्होंने DPAP अपनी पार्टी लॉन्च की, तो उसी वक्त आंकड़े लग रहे थे कि शायद DPAP अभी उस फेज़ में नहीं है जहाँ से वो लोकसभा के लिए फुल फ्लेज्ड कैंडिडेट दे सकें। जब आप नॉर्थ कश्मीर की बात करते हैं, ताज मोहिद्दीन साहब हैं। जब आप चनाब की बात करते हैं, मजीद वानी साहब हैं, सरूरी साहब हैं। वापस आते आते जब आप जम्मू प्रोविंस की बात करते हैं तो गुलाम नबी आज़ाद साहब का ये पहला फैसला था जब उन्हें डॉक्टर जतिंदर सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़े हैं, जहाँ से पैदाइश हुई है गुलाम नबी आज़ाद साहब की, डोडा बलेसा से। जब वहाँ से वो नहीं लड़े तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पार्टी के जो उनके ट्रेजरर हैं, ख़जानची है, साबिक़ वज़ीर ताज मोहिद्दीन साहब ने ऐलान किया श्रीनगर में। तो शायद उसके बाद कुछ वक्त के बाद अगर बयान आता तो शायद हम समझ लेते कि आज़ाद साहब को पार्टी की पॉलिसी से या उनके डिसीजन से इन्हराफ हुआ। लेकिन खिलाफ तवक्को और हैरान कुन तौर पर जब कुछ दिन गुजर गए, जब ये चर्चा मार्केट में आया, आज पूरा नेशनल मीडिया, रीजनल मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक ये कह रहा था कि महबूबा मुफ्ती वर्सेस गुलाम नबी आज़ाद। क्योंकि उसकी वजह यह है कि महबूबा मुफ्ती को नेशनल लेवल पर अपनी पता है, एक्सेप्टेंस है, और इसी तरह से गुलाम नबी आज़ाद भी नेशनल लेवल के लीडर हैं। और जब मियाँ साहब की हम बात करते हैं तो उनका रीजनल फैक्टर बहुत पावरफुल है और उन्हें नेशनल में या नेशनल लीडरशिप तक आने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब की बार इसी कॉन्स्टिट्यूंसी का मैंडेट दिया। लेकिन जब आज़ाद साहब ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डॉक्टर जतिंदर सिंह और चौधरी लाल सिंह के बजाय अब की बार जो मुकाबला आ रही है वह उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियाँ अल्ताफ़ और PDP की अध्यक्षा या प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती के ख़िलाफ़ जब उनकी पार्टी ने उनका ऐलान किया तो कश्मीर में चेमा गोया बहुत ज़्यादा होने लगी। कुछ लोग कहते हैं कि आज़ाद साहब को सियासी महाजरत कांग्रेस से DPAP तक तो समझ आई, लेकिन बलेसा डोडा को छोड़कर जब आप अनंतनाग राजौरी आते हैं तो ये सियासत जो है ये मखासमत लग रही है और उसमें कहीं पर भी कंपैरिजन आपका एक दूसरे के बराबर नहीं है। आज़ाद साहब चूँकि जब आज ये उन्होंने ट्वीट किया या रीजनल चैनल को इंटरव्यू में कहा कि पार्टी का जो डिसीजन है उस पर गौर खोज दोबारा किया जा सकता है। उनके तर्जुमान आला सलमान निज़ामी साहब कहते हैं कि पर्ची दाखिल करते वक्त तक फैसले जो हैं वो इधर उधर किए जा सकते हैं। लेकिन सियासी पंडित क्या कहते हैं? सियासी पंडितों में अब ये खलफशार है कि आज़ाद साहब ने फॉर्म पहले भरा क्यों, यानी फॉर्म भरने की हामी भरी क्यों, उसके बाद फैसला
पार्टी के फैसले को ऐसा मामला तो नवाज सुबह में होते थे, कभी प्रेस रिलीज आता था, बाद में फारूक साहब अब्दुल्ला साहब कहते थे जूनियर अब्दुल्ला की इस प्रेस रिलीज का पार्टी के साथ लेना देना ही नहीं है। ये कोई प्रेस रिलीज नहीं था, ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का इजलास हुआ है DPAP का, और बाद में तर्जमान आला सलमान निज़ामी साहब की मौजूदगी में ताज मोहद्दीन साहब ने ऐलान, गुलाम नबी आज़ाद साहब वो हमारे अब चुनावी उम्मीदवार होंगे, लोकसभा के लिए वो लोगों जाके वोट का तकाजा करेंगे। उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, चीफ मिनिस्टर या स्वास्थ्य मंत्री जब रहे, यानी हेल्थ मिनिस्टर। लेकिन ये जो डिसीजन है ये थोड़ा सा रिवर्स, अब मुझे का दिन में लिखने का टाइम मिला, पढ़ने का, सोचने का, तो मेरी एनालिसिस कहती है कि आज़ाद साहब को अनंतनाग से उतना सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ी तबकों के लोग कहते हैं कि आपकी बार या तो वो एक ही पार्टी देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि उनका जो स्टेटस अपडेट किया गया, उन्हें जो सोशल स्टेटस मिला, और उसके बाद वो कहते हैं कि हमने शायद गुलाम नबी आज़ाद को या किसी दूसरी पार्टी को वोट नहीं देना है, क्यों ना उसी पार्टी को वोट दिया जाए जिस पार्टी ने उनको गुजर ट्राइबल के बराबरी में ला के खड़ा कर दिया। गालिबन एक और सवाल है तजम्मुल साहब कि जिस तरह से ये भी अफवाहें चल रही हैं कि शायद अपनी पार्टी PC और आज़ाद पार्टी फिर से बातचीत शुरू कर रहे हैं, जो थर्ड अलाइंस बनने जा रहा था, और उसमें ये बातचीत करके, क्योंकि इससे पहले अपनी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट वहाँ से उतारा साउथ कश्मीर से, उसके बाद आज़ाद पार्टी ने ऑलरेडी नाम अनाउंस किया था, और बीच में ये खबरें चली थी कि थर्ड अलाइंस बनने जा रहा है, और जो ग्रैंड अलाइंस बनने की खबरें चली उसके बाद 1-2 दिन के बाद हमने भी उस पर बातचीत की, हमने भी उस पर बोला कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन अब जो खबरें और आ रही हैं कि शायद ये मिलजुल के बैठ के बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि खबरें ये भी आई थी कि आज़ाद साहब भी दिल्ली थे और कुछ और भी लीडर दिल्ली में थे, जो बातचीत इसमें चल रही थी। क्या आपको लगती है पॉसिबिलिटीज़ कि इस तरह का फिर से बातचीत का दौर शुरू हो सकता है, इजलास हो सकते हैं इन पार्टियों के बीच में? देखिए, जब आप ग्रैंड अलायंस की बात करते हैं, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा कि कश्मीर में अमूमन जब इंतखाबी माहौल बन जाता है तो यहाँ पर किसी वक्त में इंजीनियर रशीद साहब, तारिक आमी साहब, संजय सराफ साहब, RJD, LJP, कितनी कौमी पार्टियाँ और गैर नॉन लोकल पार्टीज जो है वो एक साथ हो जाती है। लेकिन 2-3 महीने वादा वफा किए, वोट आपस में बांटे, ख्याल ख़त्म हो जाता है। यहाँ आपको रीजनल अलायंस में आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को साथ लेना चाहिए। देखिए, जिस तरह से आप देखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि आपकी बार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा करेगा, PDP बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रही है, BJP का कश्मीर में तारुफ कराना अभी और वक्त लग सकता है या मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जब आप आज़ाद साहब, अल्ताफ़ बुखारी साहब, सजाद लोन साहब, इन पार्टियों को देखते हैं, इनका कंपटीशन है एक होना, ये लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, ये 35 से 370 हैं। ये कहते हैं कि कैजुअल लेबर्स के नाम पर लोगों को नौकरियां, गुज़श्ता 30-40 बरस जो गुजरे हैं उनमें जम्मू कश्मीर में जो रीजनल पार्टीज हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, लिहाजा इनकी कंपल्शन है, मजबूरी है एक साथ होना। लेकिन जिस वक्त अगर BJP चाहे तो एक साथ हो सकती है, अगर BJP को लगे कि इनके एक साथ होने से जो है BJP को बजाते खुद इनफरादियत में नुकसान हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। मेरे हिसाब से अल्ताफ़ बुखारी साहब, सजाद लोन साहब का नॉर्थ कश्मीर में जो पॉलिटिकल ग्रिड है, अगर वो एक साथ होते हैं तो यकीनन नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को तकलीफ हो सकती है, कांग्रेस पार्टी को परेशानी हो सकती है। जब आप पीर पंचाल की बात करते हैं, अगर आज़ाद साहब की ही इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप अनंतनाग लोकसभा सीट की बात करते हैं, अगर पीपल्स कॉन्फ्रेंस साथ मिलता है तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पे है साउथ कश्मीर में। अगर आप अल्ताफ़ बुखारी साहब की पार्टी की बात करते हैं तो साउथ कश्मीर राजौरी में आपको कहीं ना कहीं जो बुलंद खान के ख़ानदान से जो चश्मे चराग उनके PDP से निकल कर दूसरी जमातों में आ गए, कहते हैं कि उनका अकाउंट है वहाँ पर, हो सकता है पहाड़ी गुजर जो कबाइल तबके हैं उनके साथ जुड़ा जा सकता है मुख्तलिफ कबीलों से। लेकिन अगर ये एक साथ नहीं होते हैं तो इनका नुकसान तय है, चाहे वो PDP से निकलने वाली लीडरशिप जो इस वक्त अल्ताफ़ बुखारी साहब के साथ हैं या NC के साथ हैं या उसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ हैं। लेकिन ग्रैंड अलायंस में आपको आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको भले ही इस वक्त वक्ती तौर पर आपको लगे कि लोकसभा में हम कंसोलिडेशन कर सकते हैं 40-50 हज़ार का, लेकिन ये कंसोलिडेट करना आप तक नहीं है, क्योंकि आने वाले वक्तों में जब 5 सरपंच, DDCs, BDCs, मेयर, काउंसलर बनाने होंगे, असेंबली के लिए यानी विधानसभा के लिए उम्मीदवार ढूंढने होंगे, तो मुझे लगता है कि ये अलायंसेस कामयाब नहीं होगी। इस वक्त नॉर्थ कश्मीर में इनकी कंपल्शन है, मजबूरी है। साउथ कश्मीर में शायद हो सकता है, चूँकि ज़फ़र मनाज साहब एक कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं
और उसके बाद वो शिपियन से इनका ताल्लुक है। जब वो इस सीट में श्रीनगर से लड़ेंगे, जब इस सीट में वो चले गए पीर पंचाल को इलेक्शन लड़ने, तो मुझे लगता है कि सोच विचार बहुत किया जा सकता था चुनावी उम्मीदवारों का ऐलान करने से पहले। लेकिन मौजूदा स्थिति में सिचुएशन है, मुझे लगता है कि आज़ाद साहब का पहले नाम अनाउंस होना, उसके बाद उनका यू टर्न लेना, कहना कि मैंने शायद मुझसे नहीं पूछा गया था, ये एक बहुत अनहोनी लग रही है पार्टी में। और मैंने पहले आप मुझे बताइए सईद अजमल साहब की जिस तरह आज़ाद साहब का नाम जैसे ही शाया हुआ कि वो इस सीट से कॉन्टेस्ट करेंगे लोकसभा इलेक्शन, उसके बाद कई पहाड़ी लीडर्स हो या मुझे गुज्जर लीडर्स हो ने ये बयान दिया कि अगर बीजेपी चाहती है कि वो अपने हिसाब से किसी कैंडिडेट को फील्ड करें इस सीट से, तो हम उसको वोट नहीं देंगे। उनको ये कहना था कि अगर बीजेपी अपने चुनाव निशान के तले किसी को भी कॉन्टेस्ट कराएगी हम उसको वोट देंगे, लेकिन अगर आज़ाद जैसा उम्मीदवार आ सकता है आगे तो उसको हम वोट नहीं देंगे। इस तरह के कई पहाड़ी जो लीडर्स है, गुज्जर लीडर, उन्होंने बयान दिए। क्या आपको लगता है कि जो नई दिल्ली में ये बयान पहुँचे होंगे उसके बाद उस पर सोच विचार हुआ होगा कि शायद पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर आज़ाद कॉन्टेस्ट करवाया जाए यहाँ से इलेक्शन तो बीजेपी को शायद वोट ना मिले? एक बहुत वसी मौजू है। देखिए, पहले आप जिस वक्त आप पहाड़ी लीडरों की बात करते हैं, जब उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर की असम्बली में बिल लाया गया और मैंने कहा कि इन मुशाहिदात का मैं ऐन गवाह हूँ। ये कोई तारीख रकम कर एनालिसिस नहीं की जाती है, इन चीज़ों का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। असम्बली कवरेज के दौरान उस वक़्त जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया था स्टेट वाइड में, तो उमर अब्दुल्ला जब ये डिसीजन ला रहे थे, असम्बली में बिल ला रहे थे, तो मियां अल्ताफ़ साहब ने उसकी मुखालफत नहीं की। उसमें पहाड़ी बहुत नाराज़ थे। क्या पहाड़ी गुजर कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, कहाँ एक आम इंसान का फ़खरुद्दीन का बेटा जो है अब वो गुरेज करना से निकल कर वो इंटर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में रिक्रूटमेंट में जम्मू सिटी के लड़के के साथ मुकाबला करता, उस वक्त एक कमज़ोरी है। दूसरा कि जब गुलाम नबी आज़ाद ने भी ये कोशिशें बहुत ज़्यादा नहीं की और जिस वक्त पहाड़ी कबीले के लोग जो हैं वो आज के वक्त में ये कहते हैं, मैं कई इलाकों से होके आया और कई लीडरान से रब्ता कायम किया, उन्होंने कहा कि जो बीजेपी ने उन्हें पहाड़ी कबीलों को दिया वो शायद किसी ने नहीं दिया। हालांकि जम्मू कश्मीर की असम्बली ने कई बार प्रस्ताव यूनियन को भेजे थे, लेकिन वो वहाँ से ज़ाया कर दिए गए, रद्द कर दिए गए थे और उसके बाद मामला फैसले जो बिल जो है उसको पास नहीं हो पाया ट्रेजरी बेंच से। लेकिन मौजूदा वक्त में मुझे लगता है कि पहाड़ियों ने जो मुझे मशावरत में जो लोग हैं जिनसे मेरी पूछताछ है, जिनसे मेरा उठना बैठना, वो कहते हैं हमने तो देना ही नहीं, या किसी भी साहब एक हिसाब नहीं लेंगे, हमने तो उसी को वोट देना है जिसने हमारी पार्टी को, हमारे कबीले को, हमारे इस ख़ानदान की लाज रखी, इज़्ज़त रखी और बच्चों को उनके मुस्तक़बिल को महफूज करने के लिए कोशिश की। गालबन एक बड़ा फिर तो ये भी माना जाएगा ना कि जिस तरह पहाड़ियों को हक दिए गए भाजपा की तरफ से, भाजपा सरकार में जिस तरह हक दिए गए, तो क्या आपको लगता है कि अब जिस तरह पहाड़ियों के बयान, मतलब हमने भी सुने, आपने भी सुने होंगे कि जिस तरह वो कहते थे कि अगर बीजेपी ने हमारे लिए कुछ किया, अब टाइम है कि हम उनके एहसान चुका सकें, लेकिन ऐसे नहीं कि वो किसी और को यहाँ पे फील्ड करें और उसको वोट नहीं देंगे। इसीलिए मैंने सवाल आपको पूछा था, क्या नई दिल्ली में इस तरह पर बहसबाजी हुई होगी कि किसी और कैंडिडेट को उठाया जाए, शायद आज़ाद साहब को वोट नहीं मिल सकते हैं? देखिए, आपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि जो कुछ हो रहा है कि शायद वो नई दिल्ली से ही हो रहा है और गुलाम नबी आज़ाद साहब का सेगमेंट चेंज होना, उनका पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी ज़ाती मजबूरी थी क्या? अनंतनाग में क्या एक दिवसर में एक आपका एक अच्छा खासा उम्मीदवार है कांग्रेस का जो अब DPP में आ गया और उसके बाद कहाँ पे हैं आप? और जब आप साउथ में जाते हैं तो आज़ाद साहब कांग्रेस से निकलने के बाद दूसरी पार्टी में गए, लेकिन बेशतर लीडरशिप तो वही है। बहरहाल जो कि फैसले शायद नई दिल्ली से मशावरत के बाद होते रहे हैं, जम्मू कश्मीर में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये जम्मू कश्मीर की सरजमीन से होते हैं, लेकिन आज़ाद साहब को खदशा लगा होगा, एनालिसिस आई होगी, रिपोर्ट भी आई होगी कि जो पहाड़ी कबीले हैं, पहाड़ी तबके के जो लोग हैं वो शायद किसी मखसूस पार्टी के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गालिबन वो कहते हैं कि जब आप इंसान का हक अदा नहीं कर सकते, आप खुदा का शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं? जिस इंसान ने, जिस शख्स ने आपके मसाइल को हल किया या आपको उस दर्जे में लाया, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि तमाम पहाड़ी लोग जो हैं वो एक मखसूस पार्टी को ही वोट देंगे। हो सकता है कि इंडिविजुअल पॉलिटिक्स अपनी जगह है और बीजेपी की भी मजबूरी थी कि उन्होंने इनको पहाड़ी दर्जे को शेड्यूल ट्राइब में लाया और गुजर पहाड़ियों के बराबर में जो मसावत था, जो फासला था, उसको ख़त्म किया। लेकिन आज़ाद साहब मुझे लगता है कि उजलत में फ़ैसला लिया, जल्दबाजी में लिया
और अनंतनाग लोकसभा सीट से उनका आज का ये जो ट्वीट या उनका जो बाइट है कि अब वो वहाँ से शायद दोबारा मशवरा करेंगे, इससे DPAP की जो यंगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है जम्मू कश्मीर की अभी और अपनी पार्टी उससे पहले बनी है, मुझे लगता है कि मैच्योरिटी, लीडरशिप, मजलिस शूरा जिससे आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते हैं, या पॉलिटिकल अफेयर्स के भी सियासी अमूरात का जो आपका बैठक हुआ है, मुझे लगता है उसमें जल्दबाजी में, जज्बात में आकर फैसले लिए गए हैं। अगर बीजेपी इस इलाके से अपने उम्मीदवार का ऐलान, जो कि तकरीबन मोहर सबत हुआ जा सकती है, रविंदर रैना जी हैं और एक सर्विंग IAS ऑफिसर हैं, और भी कुछ पहाड़ी तबके के, गुजर तबके के लीडरान हैं जिनके नामों का तज़किरा है अभी, अगर उनके नामों का तज़किरा होता है तो मुझे लगता है कि आज़ाद साहब के ये फैसले को जो है इसको बीजेपी को सबकत था। एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से ये लग रहे हैं अटकलें कि एक IAS ऑफिसर हो सकता है, उसके अलावा जो रविंदर रैना ऑलरेडी इस लिस्ट में है कि रविंदर रैना शायद इस सीट से उम्मीदवार रहेंगे, क्या आपको लगता है कि बेस्ट कैंडिडेट कौन सा रहेगा भाजपा की तरफ से? आपके क्या राय बोलते हैं, किस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट पड़ सकते हैं, किस कैंडिडेट को इस कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग ज़्यादा चाहते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में जब आप कहते हैं कि जब बीजेपी ने एक मखसूस तबके को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, अपलिफ्ट किया और उन्हें उस दर्जे में लाया जो काफ़ी मांग है उनकी, जो काफ़ी वक्त से थी, बल्कि कई दहाइयों से थी, तो एक एज ज़रूर है कि अगर बीजेपी जो है साउथ कश्मीर के यानी अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से जब उम्मीदवार का ऐलान करेगी, 4 चीज़ें दिमाग में रखनी। एक ये कि क्या आप गुजर लीडर को उठाएंगे, पहाड़ी तो आपके साथ तकरीबन, उम्मीद करें, उम्मीद पे दुनिया कायम है, शायद आपके साथ में खड़े हैं, ये जो ट्राइब का दर्जा उन्हें मिला। और उसके बाद अगर आप गुजर लीडर को उठाते हैं तो हो सकता है कि पहाड़ी साथ चलेंगे। अगर आप पहाड़ी को उठाते हैं कि हो सकता है कि गुजर बिरादरी में जो खदशात हैं, जो सियासी तौर पर उन्हें गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं कि इससे जी ये होगा वो होगा। देखिए, गुजर लीडर है आपके मियाँ अल्ताफ़ साहब, यानी पहाड़ी वोट अगर एक तरफ एक पार्टी को चाहता है, मियाँ साहब अब जोली फैला के गए हैं, जनाब मैं गुजर लीडर हूँ, मुझे वोट दीजिएगा। अब बीजेपी के पास क्या बचा है? आपके पास सर्विंग IAS ऑफिसर है, उनका ताल्लुक भी एक मखसूस तबके से है। उसके बाद आपके रविंदर रैना जी हैं, लेकिन मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी का भी देखना है कि वोट कौन सी पार्टी किस फ़र्द के लिए ज़्यादा ला सकती है। बीजेपी का इम्प्रेशन, मोदी गवर्नमेंट का, अमित शाह गवर्नमेंट का जो इम्प्रेशन राजौरी, पुंछ, अनंतनाग में है, उसको किस तरह से विक्ट्री में कन्वर्ट किया जाएगा। और बड़ी अहम बात है कि क्या आप मेजॉरिटी कम्युनिटी से अपना उम्मीदवार लाएंगे या माइनॉरिटी से लाएंगे, और ये चीज़ें बड़ी मफावत, या तो आप मेजॉरिटी से भी इंडिपेंडेंट खड़ा कर सकते हैं, माइनॉरिटी से भी खड़ा कर सकते हैं। और इस बीच में आपको अनंतनाग, कुलगाम का वोट बैंक जो है वो आपको 11 लाख के आसपास में राजौरी, पुंछ का जोड़ के अगर 3 से 4 लाख वोट ही पॉल होता है टोटल में, तो उम्मीदवार, जीतने वाले उम्मीदवार को 2 लाख वोट क्रॉस करना होगा। अगर कम वोट पड़ा, नहीं तो 3 से 4 लाख वोट हासिल करना होगा। ज़्यादा वोट जो है वो इस तरफ है, अनंतनाग, कुलगाम के है, और अगला वोट जो आपको राजौरी, पुंछ का है, उसमें गुजर भी है, उसमें पहाड़ी भी है, उसमें माइनॉरिटी के लोग हैं, मेजॉरिटी के लोग भी हैं, उसमें सिखों का अच्छा खासा वोट है। मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए बहुत अच्छा है कि अगर गुजर कबीले से किसी लीडर का इंतखाब अमल में लाया जा सकता है, क्योंकि लोहा लोहे को काटता है, और आपका माइनॉरिटी वोटर आपके साथ है ही है, पहाड़ी वोट आपके साथ है ही है, उससे आपको फ़ायदा ज़्यादा मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल साहब बातचीत करने के लिए, और हमारे जो लोग देखने वाले उन तक ये खबर पहुंचाने का कि किस तरह से क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इस सीट पे। मेरे साथ थे सईद तजम्मुल बातचीत करने के लिए, लेकिन जिस तरह से खबरें सुबह से गर्दिश कर रही हैं कि गुलाम नबी आज़ाद ने अपने कदम पीछे लिए इस सीट से, और ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहा कि मेरी पार्टी ने मुझे नहीं पूछा कि नाम शाया करने से पहले। तो अब तमाम जानते हैं कि ये ख़बरें ये बयान किस तरफ इशारा कर रहे हैं। हो सकता है अगले आने वाले कुछ घंटों में या अगले आने वाले कुछ दिनों में आज़ाद पार्टी ऐलान करे कि उस सीट से ये लोग कॉन्टेस्टेशन करने वाले नहीं हैं। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, PDP की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें, तमाम पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट का नाम शाया किया हुआ है, और भाजपा इस सब पे सोच विचार कर रही है। हमारा ज़रा ये बता रहे हैं कि नई दिल्ली में इस पे बहुत गहरी नज़र है, और इस पे सोच विचार किया जा रहा है कि किस तरह से कौन सा कैंडिडेट होना चाहिए,
कितनी पकड़ होनी चाहिए और किस तरह के वोटर हैं, किस हिसाब के वोटर है वहाँ पे, और उनमें कैसे ग्रिप बनाई जाए। और ये कहा जाता है कि एक IAS ऑफिसर है, उसके अलावा रविंदर रैना भी लिस्ट में है। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं कि इस सीट पे जितने भी कैंडिडेट उतरे हैं अभी तक, वो कोई भी राजौरी पुंछ से ताल्लुक़ रखने वाला नहीं है। अगर अपनी पार्टी ने कोई कैंडिडेट उतारा वो भी कश्मीर से है। PDP की बात की जाए, महबूबा मुफ्ती खुद हैं, वो भी कश्मीर से बिलोंग करती हैं। और गुलाम नबी आज़ाद का जिस तरह ऐलान किया गया वो भी चनाब वैली से बिलोंग करते हैं। ऐसे में और बात की जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जो मियां अल्ताफ़ को उतारा गया इसी सीट से, वो भी कश्मीर से बिलोंग करते हैं। ऐसे में अगर रविंद्र रैना को इस सीट पे उतारा जा सकता है तो उनकी ये माना जाता है कि काफ़ी पकड़ हो सकती है, क्योंकि राजौरी अनंतनाग से उनकी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है और सूद कश्मीर में हमेशा गए हैं, हमेशा जाते हैं। किस तरह वो उधर वहाँ पे पब्लिक दरबार लगाते हैं। बीते महीने हमने अब तक तमाम खबरें पहुँचाई कि रविंद्र रैना किस तरह सूद कश्मीर गए, वहाँ पे लोगों से बातचीत की, लोगों ने अपने मसाइल उनको सुनाए। उसके अलावा अगर आप जम्मू में जाएंगे BJP के ऑफिस में, वहाँ पे हमेशा आपको कश्मीरी ही मिलेंगे। तो ऐसे में भाजपा नई दिल्ली की ये डिसाइड कर रही है किस कैंडिडेट को उतारा जा सकता है और कौन सा कैंडिडेट इस पहाड़ी तबके में, कश्मीरी तबके में और जो गुजर तबका है उसमें पकड़ बना सकता है। लेकिन क्या कुछ खबरें आती हैं, क्या कुछ वहाँ से रिपोर्ट आती है किस कैंडिडेट को इस मैदान से उतारा जाएगा, तमाम खबरें आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।